नमस्कार। एमजे क्लासेस पर आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं विज्ञान विषय से, और उसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कक्षा 10। और कक्षा 10 की बात करें तो उसमें हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। तो इसी क्रम में हमने आज जो सबसे पहले लिया है पहला अध्याय, और उसका भी एक टॉपिक है संतुलित भोजन। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उसके साथ ही हम ये भी अध्ययन करेंगे कि संतुलित भोजन में यदि कोई अवयव की कमी है, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो सबसे पहले बात करें हम संतुलित भोजन की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संतुलित भोजन के अवयव, इसके 6 अवयव हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और अंतिम है जल। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में हम ग्रहण करते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट? वो हमें मुख्यतः कहाँ से मिलता है? गेहूँ, चावल, आलू, और ऊर्जा का हमारे लिए मुख्य स्रोत भी है। दूसरा अवयव है प्रोटीन। ये मुख्यतः हमें दालों से, मांसाहार से, इनसे हमें ये मिलता है। तीसरा पॉइंट या तीसरा अवयव जो है वो है वसा। ये भी हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और ये हमें किससे मिलता है? मुख्यतः घी, तेल, इनसे हमें ये उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट है खनिज लवण। ये हमें मुख्यतः मांसाहार और फल सब्जियों से मिलते हैं, और इनकी मात्रा हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आवश्यक ज़रूर है। यदि इनकी कमी होगी तो हमें बहुत नुकसान होगा। अगला है विटामिन। आपने भी नाम सुना होगा, A, B, C, D वगैरह बहुत सारे हैं, और प्रत्येक विटामिन का अपना महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वो नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो हमें उस कार्य से या उस सुविधा से हमें वंचित होना पड़ेगा। और लास्ट है जल। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, यदि जल ही तो जीवन है। जल यदि हमारे भोजन में नहीं होगा तो हमारा शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा, और करेगा भी कैसे? आखिर 90% जल है हमारे शरीर में। अन्य चीज़ें जो भी सारे 5 अवयव हैं वो तो मात्र 10% ही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संतुलित भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। अब मैंने आपसे कहा था कि आज के टॉपिक में संतुलित भोजन के अवयव के साथ साथ कुपोषण पर भी हमें चर्चा करनी है, कि कौन से विटामिन की कमी से हमें क्या हो रहा है। सर्वप्रथम बात करें विटामिन ए, फिर है विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, B2, नियासिन, B3, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। इनमें से जो भी कम होगा, उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें विटामिन ए की। इसकी कमी से हमें दिन में तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रात को, या रात को क्या कहें, शाम के समय जब हल्का अंधेरा होता है, रोशनी कम हो जाती है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। जबकि सामान्य आदमी को दिखाई देता है, वो आराम से देखता है। और इस रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी। क्या कहेंगे इसको हम? रतौंधी। अब यदि आपको इससे बचना है तो हमें दूध वगैरह अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, गाजर वगैरह खानी चाहिए। दूसरा है थायमिन। वैज्ञानिक भाषा में उसका नाम क्या है? थायमिन, B12 कहते हैं। यदि इसकी कमी हमारे शरीर में हो रही है तो क्या क्या होगा? हृदय धड़कन हमारी कम हो जाएगी। हृदय धड़कन कितनी होती है हमारी? 72 प्रति मिनट। उसमें कमी आ जाएगी, और उसमें कमी आएगी अर्थात हमें नुकसान होना ही है। दूसरा है पेशियां व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाएंगी। अब ये अगर कमज़ोर हो गई पेशियां और तंत्रिकाएं, तो पेशियां अगर कमज़ोर है तो हम जल्दी थकेंगे, ज़्यादा देर तक हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, शारीरिक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है तंत्रिकाएं यदि कमज़ोर हो गई तो
तो मानसिक कार्य करने में परेशानी आएगी और हमारे जो संवेदी भाग है, संवेदी तंत्रिका तंत्र है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी हमें सही तरीके से सूचना उपलब्ध नहीं करा पाएगी। और इस रोग को हमने क्या नाम दिया? बेरीबेरी। अब ये क्यों होता है? यदि हम संपूर्ण मात्रा में, सही मात्रा में भोजन नहीं करेंगे तो ये समस्या होगी। तीसरा है हमारे लिए राइबोफ्लाविन। तीसरे विटामिन का नाम क्या है? राइबोफ्लाविन, जिसे हम B2 भी कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? होठों का फटना, स्मृति में कमी। होठों का फटना यानी त्वचा फटने लग जाती है और विशेषकर होठों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और स्मृति में कमी अर्थात हमारी याददाश्त भी कम हो जाएगी और इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविनोसिस। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन विज्ञान में ऐसे ही नाम चलते हैं। ये तो 10वीं क्लास है, जैसे आप आगे जाओगे नाम इसी तरह के आएंगे और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद ये बहुत आसान लगेंगे। अगला हमारे लिए जो विटामिन है B3, विटामिन B3 नियासिन। इसका हम वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से क्या प्रभाव होगा? जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाएंगी, यानी त्वचा भी सूखेंगी और उससे परतें उतरना शुरू हो जाएंगी। जीभ पर भी ऐसा ही कुछ होगा और इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? पेलेग्रा। अगला है विटामिन C, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जिम्मेदार है और इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से मुख्यतः जो लक्षण सामने आते हैं वो क्या हैं? एक तो मसूड़े से खून आना, यानी हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। यदि आपने कुछ भी थोड़ा कठोर पदार्थ ग्रहण किया, परिणाम क्या होगा? मसूड़ों से आपके खून आना शुरू हो जाएंगे। त्वचा पर भी चकत्ते बनना, निशान बनना गोल गोल शुरू हो जाएंगे और इस बीमारी को हम क्या नाम देंगे? स्कर्वी। ये हमें मुख्यतः जो संतरे हैं, नींबू है, आंवले हैं, उनसे हमें ये मिलता है। अगला विटामिन है कैल्सीफेरॉल D। इसका परिणाम क्या होता है इसकी कमी से? पैरों की हड्डियां मुड़ना, कमज़ोर भी हो जाएंगी और मुड़ने भी लग जाएंगी, आसानी से टूट भी सकती हैं। इस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं इसको हम? रिकेट्स। यदि हमें विटामिन D, कैल्सीफेरॉल चाहिए तो हमें थोड़ी देर धूप में भी रहना होगा। तो ये तो बात हुई विटामिन कुपोषण की। अब आगे हम बात करें प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या है? यदि हम दाल वगैरह है इनकी मात्रा कम कर रहे हैं भोजन में तो हमें 2 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहली बीमारी का नाम है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर लक्षण क्या है? प्रोटीन की यदि कमी है हमारे शरीर में तो पेट फूलेगा, भूख कम लगेगी और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। तो इनसे बचने के लिए हमें प्रोटीन पूरी मात्रा में लेना जरूरी है। इससे अगली बीमारी है, उसे कहते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस प्रोटीन की कमी तो है ही, साथ में कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी यदि हमारे शरीर में कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई तो क्या हुआ? मेरेस्मस हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? शरीर हमारा सूख जाएगा, बिल्कुल ये मान क्या कहें कि कृशकाय शरीर हो जाएगा, बिल्कुल सूखा। आंखें अंदर हो जाएगी और शरीर निष्प्राण जैसा कह सकते हैं आप, इस तरह की स्थिति में आने लगेगा। इसके बाद अगला है खनिज कुपोषण। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए। खनिज कुपोषण मैंने आप शुरू में ही कहा है, इनकी मात्रा हमें कम चाहिए, लेकिन चाहिए। बिल्कुल इग्नोर आप नहीं कर सकते। यदि आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं आपको हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करें सोडियम की। प्रतीक है Na। किस किस से हमें मिलता है? नमक से। साधारण नमक, और कोई दूसरे नमक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साधारण नमक, उसमें सोडियम हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। मछली, मांस, अंडे और दूध। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन। मांसपेशी संकुचन यानी मांसपेशियां यदि संकुचित और शिथिल नहीं होगी तो उनका कार्य हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा सही तरीके से।
अब सही तरीके से कार्य नहीं होगा तो मांसपेशियों के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हाथ भी नहीं हिला सकते, अंगुली को भी नहीं हिला सकते, आप इधर दाएं बाएं देख भी नहीं सकते, तो वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तंत्र की आवेग मैं पहले ही बता चुका हूँ, तंत्र की आवेग यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं पहुँचेंगे शरीर में तो हमारा सेंसेशन कम हो जाएगा, हमें बाहरी स्थितियों का पता नहीं चलेगा। शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर में उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें समस्या आएगी। संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने का काम भी सोडियम करता है। अब संतुलन भी क्या है, तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र यदि गड़बड़ हो जाएगा तो शरीर का संतुलन भी नहीं बनेगा। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है अमूमन, और ये सारी समस्याएं इससे भी हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कैल्शियम, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, इनसे हमें ये उपलब्ध होता है और हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छी मात्रा में हमें चाहिए। इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। अगला है हमारे लिए खनिज लवण जो मुख्य है, फास्फोरस, प्रतीक है इसका P। किस किस से मिलेगा हमें, दूध से, बाजरा, अंडे और हरी सब्जियां तो हैं ही, रागी, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क। यकृत और वृक्क ये मांसाहारियों के लिए हैं, अन्य सभी चीज़ें शाकाहारियों के लिए हैं। कैल्शियम से क्या फ़ायदे हैं हमें, दांत व हड्डी को मजबूत करता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अगला हमारे लिए मुख्य खनिज लवण है लोहा, जिसका प्रतीक हो Fe। यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, इन सबको यदि हम भोजन में ग्रहण करेंगे तो हमें शरीर में लोहे की कमी नहीं होगी, और बहुत ही आवश्यक है। यदि लोहे की कमी होगी, आपने सुना होगा कि खून की कमी हो जाना, ये कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है खून ब्लड को और वो कहता है कि आपको खून की कमी हो गई। अब वो खून की कमी क्या हुई, खून में लौह तत्व की मात्रा की कमी हो जाती है। अब लौह तत्व की कमी हो गई तो ऐसा क्या हो गया कि हमें क्या परेशानी हो जाएगी। देखो रुधिर में क्या है, हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आगे पढ़ोगे आप। अब यदि लौह तत्व की कमी हो गई तो मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो गई। और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। जब आप श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, रक्त में ये हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, लोहा कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, और यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो आप चाहे कितने ही पौष्टिक तत्व ग्रहण कर लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब कुछ ग्रहण कर लें, लेकिन उससे मिलने वाली जो ऊर्जा है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य ऑक्सीजन ही करती है। अगला है हमारे लिए आयोडीन। कई बार आपने सुना होगा, टीवी पर भी खूब ऐड आता है, विज्ञापन आता है, आयोडीन नमक खाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और यदि आयोडीन प्रचुर मात्रा में नहीं होगा तो ये थायराइड ग्रंथि है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, सिक्रेट नहीं होगा, और उससे कौन सा रोग हो जाएगा हमें, घेंगा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है, गला हमारा फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वजन बढ़ जाएगा, शरीर का जो उपापचय तंत्र है वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब प्रश्न ये है कि आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। नमक, समुद्री भोजन, समुद्री भोजन आप समझ गए होंगे, मांसाहारी भोजन ही कह सकते हैं एक तरीके से, हरी सब्जियों से, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक, इन सभी से हमें किसकी प्राप्ति होती है, आयोडीन की। अब ये तो हमने इस पूरे पेज को आपने अध्ययन कर लिया, लेकिन प्रश्न ये है कि अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम, परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, यही लक्ष्य है हमारा अभी तो।
अभी स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि स्वास्थ्य में भी इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, स्वाभाविक है। यदि हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमें बीमारी होगी। अब प्रश्न ये है कि हम परीक्षा में इस टॉपिक का, इस अध्याय का उपयोग कैसे करें। तो ध्यान से सुने, इस अध्याय से अधिकतर 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मुख्यतः पूछा जाता है प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इसके अलावा रतौंधी के बारे में प्रश्न किया जाता है, रतौंधी के बारे में प्रश्न किया जाता है 1 नंबर का, या फिर पेलेग्राफ स्कर्वी और रिकेट्स। इसके अलावा इसके बारे में प्रश्न आता है लौह तत्व के बारे में कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है और लोहा क्यों चाहिए। इसके अलावा एक घेंगा रोग का प्रश्न भी अधिकतर आ जाता है। तो ये कम से कम इस पेज से या इस टॉपिक जो हमने आज अध्ययन किया, इससे आपको 2 नंबर का फ़ायदा ज़रूर होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और एक बात खास ये है कि टेबल इसीलिए बनाई गई है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि पैराग्राफ में पढ़ने में और टेबल में पढ़ने में फ़र्क यही है कि पैराग्राफ से हमें जल्दी याद नहीं होता है, समझ में भले आ जाता है, लेकिन टेबल से पढ़ने से फ़ायदा ये है कि समझ में भी आ जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट खास क्या है कि आप इसका दोहरान बड़ी फुर्ती से कर सकते हैं यदि आप इस तरह से टेबल बना के अध्ययन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से।